कम अज़ कम पार्लिमानी सियासत की हद तक तो शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है दीवार से लगा दिया है। शहबाज हुकूमत की कामयाबी आईनी अदालत की मरून मिन्नत है, जिसने न सिर्फ मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद की झोली में डाल दी, बल्कि तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में हैसियत को भी ख़त्म कर दिया। यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम पर सुन्नी तहरीक तो कौमी असम्बली में है, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं। बजाय तहरीक इंसाफ के लिए मैदान जो है वो तंग से तंग हो रहा है। इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो आज मुनक्किद होने वाला इजलास तो उसकी अहमियत जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस इजलास में तहरीक इंसाफ के जेल में कैद 5 अहम रहनुमाओं का ख़त जो है पढ़कर सुनाया गया, जिसमें पार्टी को दरपेश बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो है मुज़ाकरात को करार दिया गया। पार्टी के नाक़दीन का दावा है कि जेल में बंद इन रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की नसीहत जो है अपनी क़यादत को की है, जबकि पार्टी ज़राए का कहना है कि ये मुतालबा निज़ाम से किया गया है जो उनकी जमात को कुचलना चाह रहा है। 80 रहनुमाओं ने ख़त में मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात में इमरान खान समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को शामिल किया जाए। ज़ाहिर है कि ये वो मुतालबा है कि जो हुकूमत शायद ही पूरा करे। समझ लें कि इस ख़त की अहमियत भी अलामती ही है। PTI रहनुमा ये दावा कर रहे हैं कि जी इनकी जमात से ज़्यादा जो है मुज़ाकरात की ज़रूरत निज़ाम को है। ताहम पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद जो इलामिया सामने आया उसमें रिवायती मुतालबात और तनकीद तो ज़रूर शामिल थी, लेकिन तेज़ी से बदलते हालात के बावजूद कोई कहते हैं ना ठोस लाहेअमल आपको दिखाई नहीं दिया। क्यों? ये एक सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। ताहम इलामिया में ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हर तरह की आइनी, सियासी और कानूनी जद्दोजहद अपने लीडर यानी कि रहनुमा इमरान खान की रहनुमाई में जारी रखेगी, जिसमें अदालती जद्दोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी शामिल है और मुज़ाकरात भी। तहरीक कब चलनी है, कैसे चलनी है, इसका इलामिया में कोई जिक्र नहीं। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं हस्ब रिवायत मुश्तरका कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने हुकूमत को ये चैलेंज दिया कि जी अगर वो उनकी सूबाई हुकूमत को तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं तो गिरा के दिखाएं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक तरफ जनाब ये सूरत हाल तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत 74 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बहाल कर दी गई। यानी कि हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत मिल गई है। पंजाब असम्बली से की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के खिताब के दौरान एहतजाज की पादाश में पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तहरीक इंसाफ के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस तैयार कर लिया। इस धमाका खेज़ सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदा और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब, मैं आप लोगों के इलामिया देख रहा था जो आज जारी किया गया, अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कीजिएगा। इसमें मुस्तकबिल के हवाले से वो कहते हैं ना कि कोई ठोस लाएअमल जो है उसका इशारा नहीं नज़र आ रहा। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, हम ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, हम एक सियासी जद्दोजहद की जानिब जा रहे हैं और मुहर्रम के फ़ौरन बाद ये होगी। जी नहीं, आपने कहा कि सियासी जद्दोजहद की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जिक्र है इसमें है ना कि अदालती जद्दोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी है, मुज़ाकरात भी शामिल है। जी, तो लाएअमल से मुराद ये होती है कि जी हम किसी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, कोई मतलब है, कोई डेडलाइन दी जाती है, कोई आप टाइम टेबल देते हैं चीज़ों का? नहीं, ऐसे नहीं, ये मतलब नहीं होता तहरीक का कि फ़लाँ दिन तक निज़ाम को बदल दो, वरना ऐसे तो नहीं है ना। हमने एहतजाज का जिक्र किया है, वो जारी रहेगा। अच्छा, एकदम हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो 80 रहनुमा हैं उनका मुश्तरका ख़त जो है सामने आया, उनका मुश्तरका ख़त लिखना, मोहरिक क्या है इस कदम का? नहीं, वो गाय बगाए लिखते रहते हैं, पहले भी लिखे हैं उन्होंने, इसमें कोई नई बात नहीं है। सलमान साहब, ये लग ये रहा है, तासुर ये गया कि इतना बकौल आप ही की जमात के जो रहनुमा उनका कहना है कि जी इतनी बड़ी ज़्यादती की गई है तहरीक इंसाफ के साथ कि मखसूस नशिस्तें आप लोगों से ले ली गई हैं। उसके बाद फिर ये ख़त आता है और उसके बाद फिर लोग तो वो कह रहे थे कि कोई रद्द अमल जो होगा उसमें एक बड़ा कोई वाज़ेह सिमत होगी। अभी जो आपने तीनों ऑप्शन रखेंगे जी, एहतजाज भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, तो ज़ोर किस बात पर ज़्यादा होगा? आपको कहाँ पर नतीजा खेज़ आपको लग रहा है कि जी मामला आगे बढ़ सकते हैं जनाब? देखिए, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी ही चलती हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से गुफ्तगू करेंगे, बार काउंसिल्स में जाएंगे, प्रेस क्लब्स में जाएंगे, गलियों कूचों में जाएंगे, बात करेंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे,
जो इस निज़ाम पर हमला है, आइनी निज़ाम पर हमला है, अदालती निज़ाम पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है, शराफत पर हमला है, तो उसकी बात होगी, आपको पूरे मुल्क में ये आवाज़ गूंजती नज़र आएगी। इस दौरान कोई हमसे आइन और कानून की बात करता है तो हम ज़रूर करेंगे। कभी भी इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा कि मैं आइन कानून जमहूरियत की बहाली के हवाले से बात करने को तैयार नहीं हूँ। हमेशा उन्होंने कहा है कि जो ताकत इस रास्ते में हायल है वो बात करे और एक रास्ता दे जमहूरियत के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए। तो हम वो बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त हमें इस निज़ाम में रऊनत नज़र आ रही है, कोई गोशा हमें नज़र नहीं आ रहा सच्चाई के लिए, कोई गोशा नज़र नहीं आ रहा आइन और कानून के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए। तो हमें ये मकालमा करना है पाकिस्तान के अवाम से, और ये हम समझते हैं हमारा आइनी हक है, कानूनी हक है। हम आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और तशद्दुद हरगिज़ रियासत को नहीं करना चाहिए। तशद्दुद और इंतशार रियासत की जानिब से आया है माजी में, हमारी जानिब से नहीं आया। अच्छा, नज़र ये आ रहा है कि जी PTI के लिए जो है सियासी मैदान तंग से तंग किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों का फैसला उसी ज़िम्मे में एक बहुत बड़ा फैसला है अगर देखा जाए तो। अच्छा, ऐसे में अगर आप हुकूमत से मुज़ाकरात की जो बात हो रही है तो हुकूमत तो या हुकूमत इत्तेहाद जो है वो तो बरह रास्त बेनिफिशरी है इस किस्म के इक़दामात का, तो किस उम्मीद पर आप लोग जाएंगे उनसे करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस पर बड़ा हम तो नहीं जा रहे, हमने कब कहा है? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे मुज़ाकरात करने, हम किसी से कोई दरख्वास्त नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं अगर कोई करना चाहेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर ये निज़ाम रौनक ज़दा है, ये समझता है कि ताकत और धौंस के ज़रिए अदलिया को मखलूब करके ये हुकूमत कर सकते हैं, पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकते हैं, पाकिस्तानी मईशत को तरक्की दे सकते हैं, तो ये खाम ख्याली है। ये तारीख़ का अदना से अदना तालिब इल्म इनको बता देगा कि ऐसे मामलात नहीं चला करते। पाकिस्तान एक मखसूस रिवायत रखता है, यहाँ हमेशा आज़ादी इजहार रही है। अंग्रेज़ के ज़माने से यहाँ तहरीकें चली हैं, अंग्रेज़ ने यहाँ पे वो स्पेस दी, वो मौका दिया जो आज यहाँ का निज़ाम हमें देने को तैयार नहीं है। पूरी हमारी जो आज़ादी की जद्दोजहद थी सन 47 से पहले, वो सड़कों पे चली। कांग्रेस की जद्दोजहद हो, मुस्लिम लीग की जद्दोजहद हो, बाकी लोगों की हो, दीगर जमातों की। तो अंग्रेज़ साम्राज्य भी ये समझता था कि इंसानी हुकूक हमें एक ग़ुलाम कौम को भी देनी है जो आज पाकिस्तानी कौम को हासिल नहीं है। तो हम ये तकाजा करते रहेंगे, हम इन हुकूक को बिल्कुल मांगेंगे, फ़तह हमारी होगी। 8 दहाइयाँ बहुत लंबा अरसा होता है। पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरी समझा गया है, पाकिस्तान के अवाम के वोट को धुतकारा गया है, एक बार नहीं बार बार ये किया गया है। और 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान की अवाम बाहर निकली, वो इंसानी तारीख़ का मैं समझता हूँ एक अज़ीमुश्शान एक मार्का था, एक जमहूरी मार्का था। और जो हमला किया गया उसके बाद जमहूरियत पर इस मुल्क में और अदलिया पे, वो हमारे सामने है। अच्छा, मुझे समझाइए कि आप कह रहे हैं कि जी हम कहाँ मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, हम कहाँ दरख्वास्त करें, बिल्कुल समझ में आती है बात। फिर ये जो आपके सी रहनुमाओं ने ये नसीहत की है, हम नहीं कर रहे, किया है, मैंने कहीं दरख्वास्त नहीं कर रहे। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जी, आप दरख्वास्त नहीं कर रहे। लेकिन फिर मेरा सवाल है कि जो आप करेंगे, आपके जो असी रहनुमा है वो किस पैराए में जाके कह रहे हैं कि जी हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ, मतलब ये उनकी तरफ से आई है ना बात, तो इसको मैं किस तरह वो तो हुकूमत को या निज़ाम को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फलाह का सोचो, पाकिस्तान में जुल्म और जो जबर का निज़ाम है इसको ख़त्म करो और मुज़ाकरात करो। वो ये तकाजा इस निज़ाम से कर रहे हैं जो फ़रेब पर मबनी और जुल्म पर मबनी निज़ाम है, वो इसको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो। हमें नहीं कह रहे कि कहीं इल्तिजा करो। हम तो खड़े हैं अपनी जगह, हम आइन के लिए खड़े हैं, कानून के लिए खड़े हैं। जो हमसे बात करेगा इस हवाले से हम उससे बात कर लेंगे, और अगर हम इन तमाम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। उस खत में गालिबन ये भी है कि जो असीर रहनुमा है बशमूल इमरान खान, वो भी उन मुज़ाकरात में शामिल हों। देखिए, ये तो वो निज़ाम को कह रही है ना कि ये इसका एहतमाम करो और ये करो, होश के नाखुन लो, वो निज़ाम को ये कह रही हैं। हम तो नहीं मुज़ाकरात मुसल्लत कर सकते ना किसी पर। हमारे तो रहनुमा जेलों में हैं, कोई कोट लखपत में है, कोई अडयाला में है, हम सब पे 20 मुकदमे हैं। आज कोई यहाँ बैठा है, कल नहीं बैठा होगा। तो फैसला तो ये इस जबर के निज़ाम ने करना है कि इसने आइन की जानिब, शराफत की जानिब लौटना है या नहीं लौटना। अच्छा, मेरी बात हो रही थी कुछ आपके जो PTI के जो माजी में आप लोगों के साथ लोग रहे हैं, उनका कहना है कि जी इस मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद PTI को ये भी गौर करना चाहिए कि असम्बली में बैठना है अब या नहीं बैठना। आप समझते हैं कि ये कोई सवाल है आप लोगों के सामने दरपेश?
नहीं, इस वक्त मैं नहीं समझता ये ऐसी कोई सोच है, लेकिन बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, अगर ये हमें गिरफ्तार करते हैं, हम हमारे खिलाफ मुकदमे बनाते हैं, हमें नाअहल करते चले जाते हैं, तो अपने आप वो अमल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान अब बहुत इस हवाले से वाज़ेह हैं कि इन असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। असल मामला जो है वो पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है, मुकालमा पाकिस्तान के अवाम से होना है। असम्बली में हमारी तादाद 80 हो, 50 हो, 60 हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो असेंबली में बैठना है नहीं बैठना, इसका फ़ैसला खान साहब किसी वक्त कर लेंगे। इस वक्त ऐसा कोई फ़ैसला नहीं। अच्छा, क्या इस बात का अंदेशा है सलमान साहब के अरकान जो हैं वो दबाव में आके, लालच में आके कुछ अरकान जो वफादारियाँ तब्दील कर सकते हैं? एक ने करके दिखाई है भी, इस कितना अंदेशा है, ये कितना बड़ा आप लोगों को खदशा है? देखिए, अली अमीन साहब ने आज ये चैलेंज फेंका है ना, उन्होंने कहा है करके दिखाओ। हमें यकीन है, अली अमीन गंडापुर साहब को यकीन है कि वो ये नहीं कर पाएंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा से हमारे MPA मुंतखब शुदा हैं वो नहीं टूटेंगे, वो लालच में नहीं आएंगे, वो धौंस के असर में आकर अपनी वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। ये खुला चैलेंज अली अमीन गंडापुर ने हर इदारे को, हर जमात को आज दिया है। और ये कौमी असम्बली के हवाले से क्या आप लोगों की रीडिंग है? देखिए, कौमी असम्बली तो एक हमारे लिए एक इदारा है। हम वहाँ जाते हैं, बात करते हैं, वहाँ हमारी हुकूमत है, ना हमें उससे कोई तवक्को है खैर की। वहाँ हमारी सीटें 80 हों या 50 हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दो चीज़ें बहुत बड़ी हो रही हैं। एक तो ज़ाहिर है कि 9 मई के लोगों को मुकदमात में फ़ैसलों का इंतज़ार है, उसमें इस बात के खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि PTI के कई जो मेम्बरान असम्बली हैं सूबाई या कौमी, उनकी जो है रुकनीत जो है ख़त्म हो सकती है। पंजाब में बाकायदा एक बड़ा मुनज़्ज़म मूव चल रहा है डिसीट करने का, क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं होता, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। देखिए, ना हमारी पंजाब में इस वक्त हुकूमत है, ना वफाक में है। तो हमारी सीटें 20-30 अगर कम भी हो जाती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारा तो अब जो मकालमा है, मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाम से है। असेंबली में हमारे 10 लोग भी बहुत हैं, और ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये एक कुछ दिन पहले, मतलब है आप बात करेंगे ईद से पहले, बकरीद से पहले कहा जा रहा था कि ईद के बाद तहरीक की बात होगी, फिर ज़ाहिर है कि मुहर्रम आ गए, समझ में आता है। क्या कोई डेडलाइन आप लोगों के जहन में है कि जनाब ये हमारा इब्तिदा होगा? नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है। नहीं, देखिए, ये एक मुसलसल अमल है जी। हम इस अमल को पूरे मुल्क में जारी करेंगे और ये जारी रहेगा। ये कोई एक दिन का मार्का नहीं है कि एक दिन होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक अवाम के साथ मकालमा है, ये अवाम का एक एहतजाज है जिसको हमने जिसकी आवाज़ हमने मुक़्तदर हलकों तक पहुँचानी है। ये एक अमल है जो जारी रहेगा और इंशाअल्लाह इसकी जो अमली शक्ल है वो आप बहुत जल्द देखेंगे। आप उसे बेहतर जानते हैं कि जो माजी में तहरीकें चली हैं वो मतलब है मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त चलती थी, छोटे मोटे जुलूस निकला करते थे, कभी बड़ा होता था जलसा। यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि जी जो निज़ाम है उसने बिल्कुल सारे रास्ते बंद कर दिए कि PTI के लोग अमूमन जमा नहीं हो पा रहे, होने नहीं दिया जा रहा। ये सूरत हाल अगर बरकरार रहती है तो क्या फिर आप लोगों का हिकमत अमली होगी कि डिफाइंस अपनी कैसे दिखाएंगे, एहतजाज कैसे रिकॉर्ड कराएंगे, जबकि आप पुरअमन भी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हालात ख़राब भी ना हो? जनाब, देखिए, ये आवाम के सामने तमाम सूरत हाल होगी। हम पुरअज़म हैं कि पाकिस्तान की आवाम अपने हुकूक के लिए खड़ी होगी और आइनी तरीके से खड़ी होगी, पुरअमन तरीके से खड़ी होगी। ये ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं। जबर, आखिर जबर है वो ज़रूर टूटेगा। वो कहाँ तक अपने लोगों पर गोलियाँ चलाएंगे, कहाँ तक अपने लोगों पर तशद्दुद करेंगे। एक वक्त होता है जब निज़ाम के अंदर जो जबर है वो भी हार मान जाता है और वो वक्त मैं समझता हूँ अब बहुत करीब है। अच्छा सलमान साहब, इस्टेब्लिशमेंट से ख्वाहिश यही रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो, और हमारे एक तजियाकार उनका कहना है कि जी ट्रम्प को भी पता है कि अगर बात करनी है संजीदा तो फिर वो मतलब है इस्टेब्लिशमेंट से ही होगी, आर्मी चीफ से ही होगी। तो इस मामले में कोई आप लोगों को लग रहा है कि ज़ाहिर है कि वहाँ से तो बार बार ये कहा जाता है कि कोई हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़ाहिर बाकायदा जो मैंने सुना है कि जी छोटे मोटे हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे इस हवाले से। ये उनको करना पड़ेगा और वो करेंगे। पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ते रहेंगे और मुज़ाकरात उनकी ज़रूरत होगी, आप देखेंगे। और उनको ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की फ़लाह के लिए, अगर उनको पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, फ़लाह चाहिए, पाकिस्तान के
अवाम को वो पाकिस्तान से जुड़ा रखना देखना चाहती हैं, तो उनको ये गुफ्तगू करना पड़ेगा। कहीं किसी सतह पे गुज़िश्ता चंद माह में मुज़ाकरात हुए, मेरी इत्तलात है कि जी हुए, फिर टूट गए, वो बेल इतनी मंडे नहीं चढ़ी, क्या सूरत हाल रही है? देखिए, बेमानी किस्म के मुज़ाकरात कहीं वो बेल मंडे नहीं चढ़ सकती। अगर मुज़ाकरात ये हैं कि खान साहब चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए, आपको कहीं बिठा देती हैं, आप 3 साल 4 साल खामोशी से गुजार लीजिएगा, बस ठीक है, इलेक्शन तो बड़ा बुरा हो गया जो हो गया, उसको अब भूल जाइए, तो इस तरह की गुफ्तगू तो बेमानी गुफ्तगू है। इसको पहले भी इमरान खान साहब ने रद्द किया है, आइंदा भी रद्द करेंगे। अगर कोई बेमानी गुफ्तगू होती है निज़ाम की तस्हीह के, फॉर्मली उनकी तरफ से इस तरह की बातें आई थी कि जी इमरान खान जो है इतने दिन तक जो है सियासत नहीं, फॉर्मली होते, देखिए ये फॉर्मली तो नहीं होता ना, ये बस होती हैं बातें, मुख्तलिफ लोग हवा में उड़ाते हैं, कोई आता है, कोई बात करके चला जाता है, तो ये कोई फॉर्मल बाज़ाब्ता इस तरह की बातें नहीं होती। पर खान साहब ने कभी इन बातों को कोई तवज्जो के काबिल नहीं समझा। अरे एक और बात समझाइए, आपका मतलब है आपने बतौर मारूफ कानूनदा आपने बहुत केसेस देखे कि कैदियों से मिलना जो है कभी इतना बड़ा मसला नहीं होता था, खुसूसन जो है सियासी कैदियों से अमूमन हमने देखा भीड़ आ करती है, मतलब अभी माजी करीब की बात करें, माजी बईद की बात करें, इमरान खान साहब के केस में क्यों इतना मुश्किल हो गया कि उन तक एक्सेस नहीं हो पा रहा, मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं, और उसकी क्या कानूनी आईनी हैसियत है, तदारुक क्या है आपके जहन में इसका? नहीं, क्यों तो वाज़ेह है ना कि जबर है, आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं। पहले माजी में बदतरीन मार्शल लॉ में भी कुछ ना कुछ एहसास था कि कोई जेल का कायदा है, कोई कैदी के हुकूक हैं। इस वक्त तो मुकम्मल फस्तायत है, हमारे पास अदालतों के फ़ैसले हैं, उन फैसलों की नाफरमानी हो रही है। जब हम वापस अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके गए तो अदालत ने उस दरख्वास्त को लगाने से इनकार कर दिया है। 3 माह से हमारी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। अदालत 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब इस काबिल अपने आप को नहीं समझती कि वो तौहीन अदालत अपने ही फैसले की तौहीन के हवाले से दरख्वास्त को सुन पाए। तो यह सूरत हाल है। इसका आसान जवाब है कि खान साहब से मुलाकात इसलिए मुश्किल है कि इस वक्त इस मुल्क में कोई आइन कानून कायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक हैं सलमान अकरम राजा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। यहाँ पे एक हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक और बहुत ही सुलगता हुआ मौजू है बलूचिस्तान का। अमूमन उस वक्त यहाँ पर बात होती है कि जब कोई बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी मस्तूंग में एक वाक़या हुआ, ग़ालिबन उसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने हमें याद दिलाया कि जी बलूचिस्तान जो है वो आज भी सुलग रहा है। क्या अवामिल हैं, क्यों वहाँ पर जो है दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है? 2024 के मुकाबले में 2025 के जो पहले 6 माह हैं उसमें आदाद शुमार बिल्कुल दिखाते हैं कि जी एक ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है। क्यों क्या वजह है इसकी, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। 2024 बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 293 हमलों और 404 हलाकतों की बिना पर तारीख का सबसे खौफनाक साल था। मगर खाकम बदन लग यूँ रहा है कि जी 2025 जो है वो 2024 से भी ज़्यादा खूनी साल साबित होगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक 2025 के पहले 6 माह में दहशतगर्दी के 167 हमले हो चुके हैं, जिनमें 334 अफराद जो हैं जाँ बहक हुए। इनमें 117 सिक्योरिटी एहलकार जबकि 140 आम शहरी शामिल हैं। इस साल हलाक शुदा दहशतगर्दों की अब तक की तादाद जो है वो 77 है, जो साबका चंद बरस में सबसे ज़्यादा है। मार्च बलूचिस्तान के लिए इंतहाई खूनी महीना साबित हुआ, जिसमें 35 हमलों में 116 अफराद जो हैं वो जान से गए। पिछले 7 साल पर अगर आप नज़र डालें तो 2023 से दहशतगर्दी की लहर में नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिनमें फोर्सेस ही के नहीं सिविलियंस की शहादतों में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी का सबब क्या है? हुकूमती हिकमत अमली में क्या किसी तब्दीली की ज़रूरत है? दहशतगर्दी के पीछे यकीनन दुश्मन मुल्क भारत का भी हाथ है, लेकिन वो कौन से अंदरूनी अवामिल हैं कि जो इस अफरीद को बढ़ावा दे रहे हैं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। बलूचिस्तान के जो है साल के पहले 6 माह में हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, क्या वजह है कि जो है अभी तक हालात संभल नहीं पा रहे हैं? हुकूमत की हिकमत अमली में किस चीज़ की ज़रूरत है कि जहाँ पर कुछ हालात काबू में आए? शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि हमारे हालात रोज़ ब रोज़ ख़राबते रो रहे हैं और इसमें काफ़ी इस्लाहात की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हो रहे हैं। मुख्तलिफ औक़ात में हमने बहुत से तजावीज़ें दी हैं, लेकिन शायद वो हमारी तजावीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आपको एक मल्टीपल एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है हुकूमत को चीज़ों को ठीक करने के लिए। गो के इस वक्त दोनों उसमें मिलिटेंट की तरह से और गवर्नमेंट की तरह से बातचीत का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आप सर्टन मेजरमेंट ले लेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का इम्कानात हैं, जो मैं समझता हूँ। अगर नहीं लिए हैं तो हालात मजीद जो है ना पेचीदा होते जाएंगे। अब सूरत हाल ये कि हुकूमत के ख्याल में जो उसकी हिकमत अमली नज़र आती है कि ये सारा मसला जो है सिक्योरिटी का मसला है, उसी तरह से इसको वो डील भी कर रहे हैं। फिर एक और राय आती कि नहीं सियासी मसला है, इसको सियासी तरीके से हल होना चाहिए। फिर एक और राय कि जी सियासी भी मतलब है आप कोशिश करें और साथ साथ सिक्योरिटी यानी क्रैक डाउन भी करें, तो क्या मतलब है कम्बिनेशन अच्छा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान को तो हर वक्त सिक्योरिटी के हवाले से डील किया गया है, पॉलिटिकली तो डील नहीं किया है, क्योंकि हम शुरू दिन से हम कहते थे कि इस जंग को तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जंग हो गया। और हमने फिर कहा कि इस जंग को ख़त्म होना चाहिए और उसमें आप मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन वो भी इख्तियार किया गया फिर छोड़ दिया, अभी तो बिल्कुल इनकारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सियासी मसलों को आप सियासी हवाले से डील कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यू कांट फाइट आइडियाज़ विद बुलेट। आप आइडियाज़ को आइडिया से ही फाइट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक ऐसी बयानिया की ज़रूरत है जिसमें आम बलूच को अट्रैक्ट करे और हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर अट्रैक्ट करे, ताकि वो इस फेडरेशन के साथ जुड़ जाएं। इस वक्त हम इस मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। ये मालिक साहब ये बताइए कि मुमकिना जो सियासी हल है उसका आगाज़ कहाँ से होगा? पहले मरहले पे किन क़ुव्वतों को बिठाना होगा कि जिनसे बातचीत हो, और उसके बाद जो है फिर वो लोग के जो लड़ रहे हैं पहाड़ों पर हैं मिलिटेंट्स जिनको आप कह रहे हैं कि उनसे जो है बातचीत का आगाज़ हो? मैं तो कहता हूँ कि रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। मिलिटेंट्स तो शायद अब इस वक्त ना हमारी सिक्योरिटी अदारे बातचीत करने के लिए तैयार है, ना मिलिटेंट तैयार हैं, लेकिन आप ऐसे चीज़ें करें जिससे जो है ना अवाम की एतमाद बहाल हो, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बलूचिस्तान के पार्लियामेंट को आप इसको जो है ना सुप्रीम समझें, यहाँ के अदारों को मेरिट पे चलाएं, यहाँ के नौजवानों को ये इम्प्रेशन दे दें कि ये मुल्क आपका है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे दें, उनको बलूचिस्तान के अवाम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करें, बॉर्डर्स को खोल दें, ट्रेडरिंग को बंद करें, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज़ को जो है ना बढ़ाएं, ताकि लोगों इस वक्त तो बलूचिस्तान में 70% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं। तो इस वक्त एक ऐसा मतलब सूरत हाल है जो हम सब परेशान हैं कि एक जानिब गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जहालत है, दूसरे जंग 22 साल से एक जंग है जहाँ पे नौजवान मर रहे हैं, और एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे रास्ते बंद हैं, हर 2-3 दिन के बाद एक नौजवान लापता होता है। तो ये इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो है ना बेहतर हो सके। जी, अलमिया एक अनफोल्ड हो रहा है। अच्छा, आपकी और सरदार मैंगल साहब की पार्टी जो है मरकज़ी धारे की जमातें हैं, मैंगल साहब बेशक खुद नहीं बैठ रहे कौमी असम्बली में, लेकिन उनकी नुमाइंदगी है, आपकी जमात भी जो असम्बलीज़ में है। क्या आप लोगों से मुशावरत हो रही किसी सतह के ऊपर जो मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बलूचिस्तान की? नहीं, देखिए, हम तो एक प्रो फेडरेशन पार्टी हैं, हम जमहूरियत पे हमारी यकीन है, लेकिन इस इलेक्शन में जो कुछ हमारे साथ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमें ज़बरदस्ती हराया गया। बाकी जहाँ तक जो है ना मशवरे की बात है, हमसे कोई मशवरा नहीं लेते हैं।
और हमसे नहीं, मेजर इश्यूज पे हम पे कोई मशवरा नहीं लेते हैं। अच्छा, एक मुझे याद है कि अप्रैल में आपकी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से, बड़ा उसका हेडलाइंस में सुर्खियां बनी उसकी, अखबारात में भी, टीवी में भी। उसके बाद में अप्रैल से ये वक्त आ गया, जुलाई में हम दाखिल हो गए, तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मजीद मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊँगा दोबारा बलूचिस्तान और मैं मतलब अपना सियासी किरदार अदा करूँगा। क्या हुआ उस मामले का? मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को और प्रेसिडेंट जरदारी साहब को कहा कि आप लोग बलूचिस्तान में आके बैठ जाएं और इस मसले की कोई सियासी हल निकालें। यहाँ मोहतरमीन से मिलें, इंटेलेक्चुअल से मिलें और रियासती अदारों से मिलें, लेकिन वो दोनों अब तक नहीं आया। अभी मेरी मियाँ साहब से कोई कांटेक्ट नहीं हुई, जरदारी साहब से भी नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़रूर ख्वाहिश है कि वो दोनों बलूचिस्तान के मसले को प्रायोरिटी पे रखे, जो अभी तक नहीं है। क्या वजह है कि तवज्जो नहीं है उनकी? मतलब है कि उनको हालात की नज़ाकत का एहसास नहीं है, कोई उनका क्या वजह है कि नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को ऑलमोस्टली सिक्योरिटी अदारों के हवाले किया गया है। दूसरी बात यह है कि हमारी सीटिंग कम है, हमारी सीटों की उनको शायद ज़रूरत भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि यहाँ के जो मसले हैं उनको डेप्थ तक वो नहीं गए हैं। तो बहुत से वो हैं, आप कह सकते हैं कि रीजंस हैं, बट अभी तक उन लोगों ने, जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने, या पहले तहरीक इंसाफ था, कोई बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं की कि यहाँ के मसले जो है ना वो हल हो सके। अभी तक आपका क्या सरदार मेंगल साहब से रब्ता हो रहा है? उन्होंने भी कोशिश की थी एक तहरीक चलाने की, फिर जाहिर है कि वो, तो आप लोगों को रब्ता हो रहा है कि बलूचिस्तान के मसले को वफाक में उठाने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए? मेंगल साहब से तहरीक के दौरान हमारे दोस्तों की रब्ता हुई थी, लेकिन अभी नहीं हुआ है। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि हम बलूचिस्तान के पार्टियाँ खुद एक इत्तेहाद बनाएं और अपने मसले और मुश्किलात को आगे ले जाएं, क्योंकि हमने जितनी मुल्क की जो अलायंसेस बनाए हैं उनमें जब इक़्तिदार में जाते हैं तो फिर वो पूछते नहीं हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम बलूचिस्तान के सतह पर या जो है ना एक इत्तेहाद बना लें, जिसमें अभी तक हम कामयाब नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मालिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, बलूचिस्तान को जो है तवज्जो की ज़रूरत है, वफाक को उस पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हमारे मरकज़ी रहनुमा हैं, जैसे कि भी मालिक साहब फरमा रहे थे कि जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हों, सब मिलकर कुछ मतलब है कि बलूचिस्तान के दुखों की कुछ दादरसी करें। क्योंकि मालिक साहब ने जो कहा है ना कि जी गुर्बत है, जहालत है, बेरोज़गारी और तमाम अवामिल वहाँ पर हैं कि जहाँ से मतलब है लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो पनपता है और लोग झुंझलाहट के शिकार होकर किसी भी हद तक चले जाते हैं। यकीनन इसमें भारत का भी इसमें हाथ है, लेकिन भारत उस वक्त जो है कहते हैं ना कि फ़ायदा उठा सकता है कि जब उसको कहते हैं ना कि एक समाज में ख़ुद कोई इंटरनल कंट्रडिक्शन, तज़ादात ऐसे हों कि जिसको इस्तेमाल करके जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर सके, यहाँ पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे सके। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक वक्फ़ा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तबाहाल गवर्नेंस, टूटी सड़कों, बेहंगुम इमारतों, आवारा कुत्तों की बहुतात और समंदर किनारे प्यासे अवाम को सुनकर एक ही ज़ख्म खुर्दा शहर जो है जहन में उभरता है, कराची। मगर अपनी तमाम तर ज़बूं हाली के बावजूद हमारे शहर नापुरसा ने इस साल भी टैक्स जमा करवाने का जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ, कराची ने सूबाई नहीं बल्कि कहते हैं ना मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर भी अपने से कहीं बेहतर शहरों से ज़्यादा कमा कर दिया है। माली साल 2025 में 29% ज़्यादा टैक्स जमा करके कराची ने मुल्की और सूबाई टैक्स वसूली में सबसे बड़े हिस्सेदार के एजाज़ जो है बरकरार रखा। सिंध सरकार ने जो है 80% सेल्स टैक्स कराची से इकट्ठा किया और 20% जो है बाकी मानदा सिंध से। कराची में टैक्स देने वाले मुल्क भर में सबसे आगे रहे। लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहते हैं ना 3.5 ट्रिलियन रुपए इकट्ठा किए। यही नहीं, एक दिन में 185 अरब इकट्ठा करने का रिकॉर्ड भी कराची ने कायम किया। 51% रकम जो है इनकम टैक्स, 37% सेल टैक्स और 6% जो है एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा हुई।
ऐसे में जहाँ टैक्स अफसरान अपने मुलाजमीन को कहते हैं ना कि शाबाश दे रहे हैं, वहाँ एक शाबाशी जो है इस तबाहाल शहर और उसके मकीनों के लिए भी बनती है, जो तमाम तर मसाइब के बावजूद अपने खून पसीने से मुल्क की जो है मईशत की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।